हेलो बच्चों, होमवर्क कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है प्रॉपर? तो अगर पढ़ाई वढ़ाई चल रही हो तो बिल्कुल पढ़ाई की स्पीड को तेज कर लीजिए, क्योंकि शायद एग्जाम की जो डेट आपकी है आपको पता ही है, सितंबर में आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो हो सकता है उस डेट पे एग्जाम हो जाए, तो आप एग्जाम हो या ना हो बट आप अपने हिसाब से तैयारी प्रॉपर रखिए। ठीक है, मैंने आपसे बोला है क्वेश्चंस लगाइए डेली, 300 400 500 क्वेश्चन डेली लगाइए। जो भी बुक आपके पास है ऑब्जेक्टिव है, उन बुक को सॉल्व करिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास है, एसएससी जेई लेवल की या एई लेवल की, चाहे कोई सी बुक हो, कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, आप उनको सॉल्व करिए। घर में बैठे हैं तो टाइम का यूटिलाइज करिए, अदरवाइज क्या करेंगे घर में बैठ के। ठीक है, तो अभी आपने देखा है कि हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है और हमारे कुछ लेक्चर्स भी कवर हो चुके हैं, कुछ बेसिक्स भी कवर हो चुका है। और हमने पहले बेसिक पार्ट कवर किया थर्मोडायनेमिक्स का, फिर हम आए एनर्जी इंटरैक्शन में, और हम वो भी लगभग कवर कर चुके हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, मैं आपको आज करा दूंगा। तो हमारा एनर्जी इंटरैक्शन का भी टॉपिक खत्म हो जाएगा और मैं आपको आज एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, मैंने आपसे कल बोला था। उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए, कल हमने क्या देखा था मैं आपको एक बार बता देता हूं। आपने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्वेश्चन लगाई थी, किसकी? आइडियल गैस में। आपने आइडियल गैस में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्वेश्चन लगाई थी, तो हमने देखा था 3 इक्वेशन आई थी मेन, है ना? तीनों कल आपने देखा होगा, तीनों इक्वेशन आई थी। तो 3 इक्वेशन क्या क्या थी देख लीजिए। पहली इक्वेशन हमने क्या देखी थी? पहली इक्वेशन थी हमारा P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी क्वेश्चन हमारी थी T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। और तीसरी क्वेश्चन क्या थी? T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस वाली क्वेश्चन पे। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने किसके लिए लिखा था? एडियाबैटिक के लिए। तो अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर एडियाबैटिक के लिए आपने बता दिया, पॉलीट्रॉपिक के लिए बताइए इक्वेशन, तो कैसे निकालोगे? मैंने आपसे बताया था ना, पॉलीट्रॉपिक का क्या जुगाड़ है? जहां पे गामा वहां पे एन। डेरिवेशन सेम होगा एडियाबैटिक का, और पॉलीट्रॉपिक का सारे डेरिवेशन सेम होगा। जहां पे गामा है वहां पे एन लिख दीजिए। एन, एन मतलब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। कैसे करेंगे देखिए, अगर हम यही पॉलीट्रॉपिक के लिए लिखें, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये हमने जो पढ़ा है किसके लिए है? एडियाबैटिक के लिए। अब हम जो पढ़ रहे हैं किसके लिए है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो आपने जैसे डेरिवेशन कल किया था उसी हिसाब से आपको डेरिवेशन करना है, और इक्वेशन जो आ जाएंगी वो सेम इक्वेशन आएंगी, जहां पे गामा वहां पे एन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n। दूसरा क्या आ जाएगा? T1 V1 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर n माइनस 1। तीसरी क्वेश्चन क्या आ जाएगी? T2 बाई T1, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर n माइनस 1 बाई n। n माइनस 1 बाई n। ये क्वेश्चन किसके लिए वैलिड होगी? ये क्वेश्चन किसके लिए वैलिड होगी? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये तीनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड होंगी? ध्यान से समझिए, ये तीनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड होंगी? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्योंकि हम पॉलीट्रॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और आइडियल गैस, आइडियल गैस और एनी सिस्टम। एनी सिस्टम, एनी सिस्टम का मतलब क्या? चाहे क्लोज हो या ओपन हो। एनी सिस्टम का मतलब क्या? चाहे क्लोज हो या ओपन हो। क्योंकि आपने देखा था जब हम इसका डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने सिस्टम का जिक्र ही नहीं किया था कि सिस्टम क्लोज होगा या ओपन होगा। जैसा मर्जी है वैसा सिस्टम हो, ये इक्वेशन ठोक देनी है। ठीक है, तो ये है हमारी बेसिक इक्वेशंस आइडियल गैस के लिए। हमने निकाल लिया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, एडियाबैटिक के लिए, और अभी अभी हमने पॉलीट्रॉपिक के लिए भी सारी इक्वेशन निकाल ली। डेरिवेशन सेम होगा, जैसे आपने इसका किया वैसे इसका होगा। गामा की जगह बस एन को रखना है, बाकी सारा डेरिवेशन जो कल था वही होगा।
ठीक है, तो ये है हमारी बेसिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। तो इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए और प्रॉपर पढ़ाई करिए। चलिए, तो अब हम अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है एक कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। क्या है? कन्वेंशनल क्वेश्चन है, वो आईईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको मैं वो क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको एसएससी जेईई में भी वो क्वेश्चन दे सकता है। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, बहुत प्यारा ऑब्जेक्टिव है, आप सॉल्व करिएगा और आंसर निकालिए। मैं सॉल्व करा दूंगा, बट जब मैं आपको क्वेश्चन लिख दूंगा, क्वेश्चन को स्टॉप करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं। क्वेश्चन जो दिया है एग्जाम में, कन्वेंशनल प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया है। क्वेश्चन है, दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अ सिस्टम अंडरगोज 3 processes. A system undergoes 3 processes. Process 1 to 2 is isobaric. पहले क्वेश्चन लिखिए फिर समझाता हूं। प्रोसेस 1 to 2 इज आइसोबारिक। दिया है कि एक सिस्टम है, उसमें 3 प्रोसेस हो रहे हैं, जिसमें से पहला प्रोसेस 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोबारिक। प्रोसेस 2 to 3 इज एडियाबैटिक। प्रोसेस 2 to 3 इज एडियाबैटिक। ब्रैकेट में दिया है गामा इज इक्वल टू 1.4। ठीक है, और प्रोसेस 3 to 1 क्या है? आइसोथर्मल। प्रोसेस 3 to 1 इज आइसोथर्मल। ब्रैकेट में दिया है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है। ठीक है, अ सिस्टम अंडरगोज 3 processes. Process 1 to 2 is isobaric, 2 to 3 is adiabatic and 3 to 1 is isothermal. आपसे पूछा है फाइंड, आपको फिगर भी दिया है, क्वेश्चन में बना के दिया है, as shown in figure. फिगर आपको बना के दिया है तीनों प्रोसेस का। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड 2 चीजें आपको निकालनी है, पहला V2 और दूसरा नेटवर्क आउटपुट, W नेट, नेटवर्क आउटपुट। पहले मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। फिगर क्या दिया है समझिएगा ध्यान से। ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये प्रेशर एक्सिस है। ये आपको फिगर बना के दिया है क्वेश्चन में ही। आप देखिए प्रोसेस 1 to 2 क्या है? आइसोबारिक। तो हम 1 से 2 गए आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर। 1 to 2 आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? प्रोसेस 2 to 3 क्या दिया है? एडियाबैटिक। प्रोसेस 2 to 3 क्या दिया है? एडियाबैटिक। और 3 to 1 क्या दिया है? 3 to 1 क्या दिया है? आइसोथर्मल। 3 to 1 क्या दिया है? आइसोथर्मल। ध्यान से समझिए। प्रोसेस 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस 2 to 3 एडियाबैटिक, मतलब पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोसेस 3 to 1 आइसोथर्मल, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इतना आपको डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे वॉल्यूम कितना है? V1 कितना है? V1। और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर क्यूब। ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 1 मीटर क्यूब। यहां पे वॉल्यूम कितना होगा? V2 और ये आपको निकालना है, V2 आपको निकालना है। और यहां पे वॉल्यूम कितना है? V3। ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। जब मैं क्वेश्चन पूरा लिख दूंगा, फिगर बना दूंगा, आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है।
चलिए यहां पे आपको प्रेशर दे रखा है, P1 बराबर P2 होगा ना, कांस्टेंट प्रेशर है, तो आपको दिया है यहां पे P1 बराबर P2 और ये आपको दिया है 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 400 किलो पास्कल। और यहां पे प्रेशर 3 भी आपको दिया है, पॉइंट नंबर 3 पे भी आपको प्रेशर दिया है, कितना, P3 आपको दिया है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड V2 और W नेट। अब देखिए जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कन्वेंशनल, तो इस क्वेश्चन से आपको एक थ्योरी मिलेगी, इस क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए और लास्ट में आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट आया है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलने वाला है। ठीक है, सॉल्व करिए, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन में क्या आएगा, समझिए। आप देखिए इस प्रोसेस को 3 to 1 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए मैं लिख सकता हूं P3V3 इज इक्वल टू P1V1। जब मैं 3 to 1 चल रहा हूं, प्रोसेस 3 to 1, देखिए ध्यान से, एकदम आसानी से लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में उड़ा दोगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्रोसेस 3 to 1 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आप सबको पता है, आप देख भी सकते हो, हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोसेस 3 to 1 क्या है, आइसोथर्मल। अगर तुम खुद भी चाहो तो चेक कर सकते हो, कैसे, स्लोप से। कैसे, स्लोप से। निगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ है, ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। इसका स्लोप निकालिए θ1, इसका स्लोप निकालिए θ2। तो θ1 ज्यादा है या θ2, मतलब काले वाले का स्लोप ज्यादा है या ब्लू वाले का काले वाले का स्लोप ज्यादा है ना। तो जब काले वाले का स्लोप ज्यादा है तो काला वाला क्या है, एडियाबैटिक। ब्लू वाला क्या है, आइसोथर्मल। आपने पढ़ा है, निगेटिव से स्लोप निकालो, जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक, जिसका कम वो आइसोथर्मल। ठीक है, चलिए तो आइसोथर्मल हम कहां से कहां चल रहे हैं, देखिए 3 to 1 चल रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं आइसोथर्मल के लिए P3V3 इज इक्वल टू P1V1। लिख सकता हूं PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P3V3 इज इक्वल टू P1V1 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ, याद है। चलिए तो मैंने क्या निकाला, अब ध्यान से देखिए इसका फायदा मुझे क्या हुआ। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे P3 पता है, कितना, 400 किलो पास्कल। V3 अननोन है और P1 पता है और V1 भी मुझे पता है। तो P1 पता है, V1 पता है, P3 पता है, V3 पता है। क्लियर, P1 पता है, V1 पता है, P3 पता है और V3 निकाल लेंगे यहां से हम। तो निकालिए V3 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन P1V1 अपॉन P3, यही हो जाएगा। V3 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन P3। P1 कितना दे रखा है, 400, ठीक है, इंटू V1 कितना दे रखा है, 1 अपॉन P3 कितना दे रखा है, 100। अब देखिए ये भी किलो न्यूटन में है, ये भी किलो न्यूटन में है, इसलिए ऊपर से मैंने किलो किलो काट दिया पहले ही। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम है दोनों की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 4। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 4 मीटर्स क्यूब। मतलब अभी अभी आपने V1 निकाला, V1 कितना आ गया, 4 मीटर्स क्यूब। कितना आ गया, सॉरी V1 नहीं, V3 कितना आ गया, 4 मीटर्स क्यूब। ठीक है, चलिए अब हमको V3 मिल गया। हमको V3 नहीं निकालना है, हमको तो V2 निकालना है ना, V2। अब V2 के लिए क्या करेंगे, आइए प्रोसेस 2 to 3 में, प्रोसेस 2 to 3 में आइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोसेस 2 to 3 कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। कहां से चल रहे हैं, 2 से, कहां पहुंच रहे हैं, 3। तो कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, P2V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P3V3 टू द पावर गामा। P2V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P3V3 टू द पावर गामा। अब यहां पे देखिए मुझे P2 पता है, P2 पता है, V2 निकालना है, P3 मुझे पता है और V3 मैंने अभी अभी निकाला है। तो यहां से मैं V2 आराम से निकाल लूंगा, सिंपल सी बात है। देखिए
कैसे निकालूंगा? P2 कितना है 400 इंटू V2 मुझे निकालना है और गामा की वैल्यू है 1.4, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू P3 कितना है 100 इंटू V3 कितना निकाला मैंने 4 टू द पावर 1.4। तो यहां से आप V2 कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर खोलिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा आपका 1.486 मीटर क्यूब। V2 आपका कितना आ जाएगा 1.486 मीटर क्यूब। तो आप खुशी से उछल जाओगे कि सर मेरा पहला आंसर तो आ गया, मेरा पहला आंसर तो आ गया 1.486 मीटर क्यूब, मैंने पहला आंसर निकाल लिया। समझ आया? सिंपल क्या करना है, पहले प्रोसेस 3 to 1 जाइए, 3 to 1 जाने से फायदा क्या होगा, V3 निकल आएगा, फिर 2 to 3 जाइए, क्या होगा V2 निकल आएगा, ठीक है। चलिए अभी हमने V2 निकाला है, इसको प्रॉपरली नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब हमारा काम जो है वो V3 निकालना नहीं है, हमारा काम तो है V2 निकालना। अब हमने V2 निकाल लिया, अब आगे क्या निकालना है, W नेट। क्या निकालना है, W नेट, नेटवर्क आउटपुट। ध्यान से समझिए, W नेट क्या हो जाएगा, W नेट क्या हो जाएगा, नेटवर्क आउटपुट कैसे निकलेगा, नेटवर्क कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। नेटवर्क मतलब अगर मैं लिखूं W नेट इज इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W31। नेटवर्क कैसे निकलेगा इस प्रोसेस में वर्क निकाल लो, प्लस इस प्रोसेस में वर्क निकाल लो, प्लस इस प्रोसेस में वर्क निकाल लो, सबको जोड़ लो, क्या जाएगा नेट। क्लियर? चलिए तो W12, अब देखिए W12 कैसे निकलेगा, W12 क्या है, W12 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। W12 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। वर्क डन कैसे निकलेगा, P V2 माइनस V1। आपने कल ही देखा था, पिछले लेक्चर में हमने सारे वर्क डन निकाले हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, हमने हर प्रोसेस के लिए हमने क्या किया है, वर्क डन की इक्वेशन निकाली है। तो आप यहां से आराम से निकालोगे, W1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकलेगा, P V2 माइनस V1, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, P कितना है, P कितना है 400 V2 माइनस V1, 400 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि किलो में है ना, 400 किलो पास्कल, 400 किलो, किलो के लिए क्या किया 10 टू पावर 3। V2 कितना आया, V2 1.486 माइनस V1 कितना है 1, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा, 400 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.486, यही आएगा। कैलकुलेट करिएगा, मैं आपको सीधा आंसर लिखवा देता हूं। आंसर आ जाएगा आपका 194.4 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, ये आप इसको लिख सकते हो 194.4 किलो जूल। ये आ जाएगा आपका क्या, W12। क्लियर है? चलिए अब हमको क्या निकालना है, W23 और W31, W23 और W31। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से समझिए। अब हमने क्या किया, W23 निकाला, W23 क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। W23 क्या है, 23 क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, W23 एडियाबैटिक है, इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा माइनस 1। कहां से चल रहे हैं, 2 से, P2 V2 कहां पहुंच रहे हैं, 3 पे, P3 V3 अपॉन गामा माइनस 1। ये हमने निकाला है ना इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस की वर्क डन निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। P2 कितना है, P2 400, V2 कितना है, V2 अभी हमने निकाला था ना, V2 कितना था, V2 1.486। सो 400 इंटू 1.486 माइनस P3 कितना है 100 इंटू V3 कितना है, V3 में निकाला ना, कितना है V3, 4 आया था, 4 अपॉन
गामा -1 मतलब 1.4 -1 तो कितना आ जाएगा 0.4। अगर आप चाहो तो P2 भी किलो में है, P3 भी किलो में है, तो आप क्या करो 10³ बाहर ले लो, क्योंकि दोनों वैल्यू किसमें है किलो में। आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं आंसर कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 486 किलो जूल। 486 किलो जूल आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 to 3। अब क्या बचा, अब कौन सा वर्क निकालना है, 3 to 1 का वर्क निकाल के सब कुछ जोड़ देंगे। अब निकालिए 3 to 1 W 3 to 1 वर्क डन इन प्रोसेस 3 to 1। 3 to 1 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। कैसे निकालेंगे, P3 V3 ln V3 बाय V1 ऐसे निकालेंगे ना, जहां से चल रहे हैं P3 V3 ln फाइनल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा V1, इनिशियल क्या हो जाएगा V3। ठीक है, इस प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, जहां से चल रहे हैं P3 V3 ln फाइनल वॉल्यूम, फाइनल क्या है V1, चल कहां से रहे हैं V3, तो फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है, निकाल लीजिएगा, सिंपल सी चीज है। P3 कैसे निकलेगा, P3 तो आपको दिया है 100 इंटू V3, V3 कितना है 4 ln V1, V1 कितना है 1 अपॉन V3 कितना है 4। ठीक है, अब जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका 10³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 100 किलो जूल है, किलो को हमने बाहर ले लिया 10³ अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 554.5 किलो जूल। साइन आएगा निगेटिव और आना भी चाहिए। क्यों, ln में ऊपर की वैल्यू कम है, नीचे की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा निगेटिव आंसर आएगा। और ये वर्क डन जो 3 to 1 निगेटिव आया है ना, ये आना भी चाहिए, ये साइन अपने आप को, साइन आपको खुद बताएगा कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। साइन आपको खुद बताएगा कि वर्क डन कैसा हो रहा है, ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है। ये क्या है, निगेटिव वर्क का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब कंप्रेशन। अब ध्यान से देखिए 3 to 1 प्रोसेस कैसा है, इधर चल रहे हैं, मतलब इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब कंप्रेशन है। आपको कुछ नहीं करना, ये कंप्रेशन है, ये खुद कैलकुलेशन आपकी बता देगी कि ये क्या है, कंप्रेशन का वर्क। तो हमने तीनों प्रोसेस में क्या किया, वर्क डन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप W नेट क्या लिखना है, W12 प्लस W23 प्लस W31। W12 कितना आया है 194.4 प्लस W23 कितना आया है 486 प्लस W31 कितना आया है -554.5 किलो जूल। कितना आया, किलो जूल। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको मिल जाएगा W नेट कितना 125.8 किलो जूल। W नेट आ जाएगा आपका 125.8 किलो जूल। क्लियर है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो W नेट। पहले प्रोसेस में W नेट पॉजिटिव आया, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें भी पॉजिटिव आया क्योंकि एक्सपेंशन है, लेकिन इसमें नेगेटिव आया, क्यों, क्योंकि कंप्रेशन है। ठीक है, तो साइन आपको खुद बता देगा, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि प्रोसेस कैसा है, कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करते जाना है, इक्वेशन प्रॉपर लगानी है, आपको खुद पता चलेगा कौन सा कंप्रेशन है, कौन सा एक्सपेंशन है। ठीक है, तो W नेट हमारा निकल आया 125.8 किलो जूल एंड दिस इज योर सेकंड आंसर। इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर, वीडियो को पॉज करके, और दिमाग से क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करिए बिना देखे। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं कि इससे हमको क्या मिलके आया। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और क्वेश्चन को खुद से लगाइएगा एक बार।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कन्वेंशनल 10 नंबर का पूछा गया है, तो थोड़ा ढंग से दिमाग से सॉल्व करिए। अब लिखिए नोट। क्या लिखेंगे? नोट। हमेशा की तरह लिखिए नोट। नोट नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट। 3 पॉइंट आपको लिखने हैं नोट में। पहले लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑल क्लॉकवाइज साइकिल, ऑल क्लॉकवाइज साइकिल्स, all clockwise cycles on PV diagram, on PV diagram is a power producing cycle, is a power producing cycle। जितने भी साइकिल पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज हैं वो पावर प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगी? पावर प्रोड्यूस करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें डब्ल्यू नेट निकाला, डब्ल्यू नेट कितना आया था? 125.8 जो भी आया था, पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव का मतलब हमको नेटवर्क मिल रहा है, ठीक है। और ये साइकिल कैसी है? क्लॉकवाइज। तो जितनी साइकिल पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज होंगी वो सारी पावर प्रोड्यूस करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, जितने भी साइकिल आप पढ़ोगे वो सारी पावर को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और आगे दूसरा पॉइंट, ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स, ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स ऑन PV diagram is a power consuming cycle, is a power consuming cycle। जितनी भी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी पीवी डायग्राम पे वो क्या होंगी? पावर एब्जॉर्बिंग या पावर कंज्यूमिंग साइकिल। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन की साइकिल, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन की साइकिल। जैसे कौन सी साइकिल पढ़ते हो रेफ्रिजरेशन में? जब आप वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ते हो तो आप वेपर कंप्रेशन की साइकिल क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। वेपर एब्जॉर्प्शन की साइकिल क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। गैस रेफ्रिजरेशन की साइकिल क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखाता हूं, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए ध्यान से कि नेटवर्क इन अ साइकिल, नेटवर्क इन अ साइकिल। अब मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इसको नोट करिए। नेटवर्क इन अ साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन, एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। नेटवर्क इन अ साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहा हूं, सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहा हूं। किसी साइकिल से अगर हमको नेटवर्क निकालना है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है? क्लोज्ड रीजन का एरिया, क्लोज्ड रीजन का एरिया। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 1 से 2 में कितना वर्क होगा, 1 से 2 में कितना वर्क मिलेगा, आप क्या बोलोगे? सर 1 से 2 के नीचे का एरिया ले लो। ध्यान से समझते जाइएगा, 1 से 2 के नीचे का एरिया क्या देगा? प्रोसेस 1 से 2 में वर्क, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 से 3 में कितना वर्क मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 2 से 3 के नीचे का एरिया, 2 से 3 के नीचे का एरिया ये हमको मिलेगा। ये हमको क्या होगा? मिलेगा। मतलब ये एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन में वर्क मिलेगा, ये भी एक्सपेंशन है, हमको वर्क मिलेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 3 to 1 में कितना वर्क मिलेगा, आप बोलोगे सर कोई टेंशन की बात नहीं है, 3 to 1 के नीचे का एरिया ले लीजिए, 3 to 1 के नीचे का एरिया ले लीजिए, ये वाला इसके नीचे का एरिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं नेटवर्क कितना होगा, आप बोलोगे सर इस
1 से 2 का वर्क, 2 से 3 का वर्क और 3 से 1 का वर्क जोड़ दो, हमको क्या मिल जाएगा? नेट वर्क। जैसे भी हमने निकाला था, तो हमने क्या किया, 1 से 2 का वर्क पॉजिटिव था, 2 से 3 का वर्क पॉजिटिव था, लेकिन 3 से 1 के नीचे का वर्क क्या है? नेगेटिव। 3 से 1 के नीचे का वर्क क्या है? नेगेटिव। मतलब 3 से 1 का जो वर्क है उसको हमको घटाना है, किसमें से? इसमें से और इसमें से। 1 2 जोड़ लो, 2 3 को जोड़ लो, उसमें से 3 2 1 का घटा दो, क्योंकि ये नेगेटिव है, कंप्रेशन है। घटाना मतलब इसके नीचे का वर्क, ध्यान से देखिए, 3 to 1 के नीचे का वर्क हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। इसको हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। इतना हमने क्या किया? 3 to 1 के नीचे का पूरा वर्क क्या किया? रिमूव कर दिया। अब क्या बचा? डब्ल्यू नेट। क्या बचा? डब्ल्यू नेट। और वो क्या है? एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन। इस क्लोज्ड रीजन का एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन। समझ आया? तो समझिएगा, जब भी आपको डब्ल्यू नेट निकालना है, नेटवर्क निकालना है किसी साइकिल से, किससे? साइकिल से। दिमाग में फिट करो, साइकिल साइकिल साइकिल, नॉट प्रोसेस। जब भी आपको किसी साइकिल से नेटवर्क निकालना है, आप क्या करोगे? क्लोज्ड रीजन का एरिया ले लोगे। एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन, आपको क्या मिल जाएगा? नेटवर्क फ्रॉम अ साइकिल। क्लियर है? तो ये है हमारा कंसेप्ट और ये है हमारे तीनों पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा तीनों पॉइंट। सारी क्लॉकवाइज साइकिल पीवी डायग्राम पे पावर प्रोड्यूसिंग, सारी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पीवी डायग्राम पे पावर एब्जॉर्बिंग, और किसी भी क्लोज्ड रीजन का एरिया पीवी डायग्राम पे क्या देता है? नेटवर्क इन अ साइकिल। नेटवर्क इन अ साइकिल। क्लियर? तो ये है हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको जिंदगी में हर जगह काम आएंगे जब भी आप आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी पढ़ोगे। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से समझिए। आपसे मैं अगर पूछूं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, मान लो आप एग्जामिनर के सामने बैठे हो इंटरव्यू में, अगर आपसे एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ दे कि बेटा एक बात बता, तूने बोला कि सारी क्लॉकवाइज साइकिल पावर प्रोड्यूसिंग होती है, सारी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पावर एब्जॉर्बिंग होती है ना? तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे एक बात बता बेटा, ये प्रोसेस 1 से 2 क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहे हैं ना, वैसे प्रोसेस 1 से 2 क्या है? क्लॉकवाइज। प्रोसेस 2 से 3 भी क्या है? क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज। और प्रोसेस 3 to 1 क्या है? ये भी क्लॉकवाइज है, ऐसे चल रहे हैं ना, यहां से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। प्रोसेस 3 to 1 भी क्या है? क्लॉकवाइज। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि प्रोसेस 1 से 2 क्लॉकवाइज है, प्रोसेस 2 से 3 क्लॉकवाइज है और प्रोसेस 3 से 1 भी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर तीनों प्रोसेस क्लॉकवाइज हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए? तीनों प्रोसेस को वर्क देना चाहिए, मतलब तीनों प्रोसेस क्या हो? वर्क प्रोड्यूसिंग। ठीक है? 1 से 2 क्लॉकवाइज, इसमें वर्क क्या आया था? पॉजिटिव, पावर प्रोड्यूसिंग। 2 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज, इसमें भी वर्क क्या आया था? पॉजिटिव, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग। लेकिन 3 to 1 क्या है? क्लॉकवाइज। इसके बावजूद भी इसका वर्क कितना आया था? निगेटिव। क्या वर्क आया था? कंप्रेशन। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एग्जामिनर तुमसे बोले कि बेटा 3 to 1 प्रोसेस तो क्लॉकवाइज है, लेकिन वर्क निगेटिव क्यों आ रहा है? आप क्या करना पता है? आप एग्जामिनर की तरफ देखना, थोड़ी देर मुस्कुराना और इसे बोलना सर बेवकूफ बना रहे हो उनको, हमें 3 to 1 प्रोसेस क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें वर्क निगेटिव इसलिए है क्योंकि मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो साइकिल की बात कर रहा हूं। साइकिल क्लॉकवाइज होनी चाहिए, प्रोसेस बगैर भाड़ में, मुझे प्रोसेस से मतलब है ही नहीं। प्रोसेस क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? साइकिल की। किसकी बात कर रहा हूं? साइकिल की। सारी पावर प्रोड्यूसिंग जो डिवाइस है वो क्लॉकवाइज साइकिल पे बेस्ड है, और सारी पावर एब्जॉर्बिंग जो डिवाइस है वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पे बेस्ड है। तो भैया मैं तो साइकिल की बात कर रहा हूं, मैं प्रोसेस की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप देख लो, ये पूरी साइकिल का नेटवर्क कितना आया था? पॉजिटिव। क्यों आया? क्योंकि ये पूरी साइकिल क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखिए, यहां से चलिए, यहां से चलिए, यहां से चलिए, हम घड़ी की सुइयों की दिशा में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो पूरी साइकिल क्या होगी? पावर प्रोड्यूसिंग। ठीक है? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट इस कन्वेंशनल क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए, अब हमारा इस एनर्जी इंटरेक्शन में जो लास्ट टॉपिक है वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसका नाम है हीट। क्या नाम है? हीट। तो हीट हमको पढ़ना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हीट का और वही हमको पढ़ना है। ठीक है? तो चलिए बड़ी बड़ी हेडलाइन डालते हैं, हीट। बड़ी सी हेडलाइन डालते हैं, हीट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एनर्जी इंटरेक्शन का। वर्क हमने पढ़ लिया, अब हमको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जब हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल
पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन हीट का, ठीक है। समझिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हीट क्या होती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था हीट क्या होती है। फ्लो ऑफ एनर्जी, हीट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोलिए चाहे डिफरेंस बोलिए, दोनों एक ही बात है। फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो लिक्विड है, यहां पे एक लिक्विड है और एक लिक्विड यहां पे है, ये मान लीजिए ग्लास है और मान लीजिए ये एक ग्लास है, इसमें ठंडा पानी भरा है यहां पे और इसमें क्या है, गर्म पानी भरा है। मान लीजिए ये कोल्ड वाटर है, कोल्ड है और ये हॉट वाटर है। अब मैंने इन दोनों को करीब लाया, मैंने क्या किया, इन दोनों को करीब लाया। जब मैं इन दोनों को करीब लाऊंगा तो क्या होगा, ये गर्म है और ये ठंडा है, तो यहां से एक एनर्जी फ्लो होगी, यहां से एक एनर्जी फ्लो होगी, इसमें क्या होगा, ये गर्म होता जाएगा और ये कंपैरेटिवली ठंडा होता जाएगा। मतलब इसका टेम्परेचर गिरता जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और हीट और ये एनर्जी का फ्लो होना कब रुक जाएगा, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, मतलब जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, ठीक है। तब तक एक एनर्जी फ्लो होती रहेगी, हाई से लो, हाई से लो, और इसी एनर्जी क्या बोलते हैं, हीट। इसी एनर्जी क्या बोलते हैं, हीट। अब ध्यान से समझिए, हीट इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब बताइए, ये इस हीट को हम किससे दिखाते हैं, एक सिंबल है Q, उसी से हीट को दिखाते हैं। सिंबल होता है कैपिटल Q, उसी से हम हीट को दिखाते हैं, ठीक है। अब ये जो हीट ट्रांसफर है, मैं आपसे बोलता हूं, आप कहीं भी हीट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफर। वर्क नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्क ट्रांसफर। ये जो हीट ट्रांसफर है Q, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के। आपको पता भी होगा किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा फ्लो होगी, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा फ्लो होगी। और किसके प्रोपोर्शनल है, मास के, मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है और एक कंटेनर में 1 क्विंटल पानी है, 100 लीटर या 100 केजी पानी है, ठीक है। एक कंटेनर में 1 केजी पानी है, एक कंटेनर में 100 केजी पानी है, और दोनों का टेम्परेचर मुझे बराबर बढ़ाना है। दोनों का टेम्परेचर मुझे मान लीजिए बराबर बढ़ाना है, दोनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, तो किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, 100 केजी वाले में। अगर बड़ा बर्तन है जिसमें ज्यादा पानी है और छोटा बर्तन है जिसमें कम पानी है और दोनों को बराबर गर्म करना है, तो ज्यादा देर तक किसको गर्म करना पड़ेगा, 100 केजी वाले को। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। इतना क्लियर है। तो मैं अगर लिखूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q प्रोपोर्शनल M इंटू डेल्टा T, Q प्रोपोर्शनल M इंटू डेल्टा T। अब मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब भी हटाओगे तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटाया, एक कांस्टेंट आ गया, मान लीजिए वो कांस्टेंट है C, तो C इंटू M इंटू डेल्टा T, या मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, क्या आ गया, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और ये C क्या है, C इज नोन एज कांस्टेंट। C क्या है, हमने क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू M C डेल्टा T, ठीक है। अब यहां पे ये C क्या है, देखिए C इज अ कांस्टेंट, C इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखिए, C की यूनिट क्या होगी, Q बाय M इंटू डेल्टा T। Q की यूनिट क्या होती है, किलो जूल, किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड लिख सकते हो, किलो जूल भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि हम किसकी बात करें, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे हैं या हीट ट्रांसफर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हीट की यूनिट हम जूल लिखते हैं किसमें, थर्मोडायनामिक्स में, और जब एचएमटी पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर रेट पढ़ते हैं, हम यहाँ हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, वहां क्या पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर रेट, तब क्या लिखते हैं, वाट, ठीक है। तो किलो जूल अपॉन मास का क्या हो जाएगा, केजी इंटू
टी का क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस लिख लो या केल्विन लिख लो, किलो जूल पर केजी केल्विन, ये क्या यूनिट हो जाएगी किसकी, सी की, ठीक है। और अगर किलो जूल, अगर किलो किलो कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम डिग्री केल्विन या जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं, किलो जूल पर केजी केल्विन, क्लियर। अभी सी को क्या बोलते हैं, सी इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज नोन एज स्पेसिफिक हीट, विच इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। सी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। इतना क्लियर। अब समझिए बात को, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको स्पेसिफिक हीट क्या होती है। चलिए, अब ये स्पेसिफिक हीट आपने सुना होगा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लोग पूछ लेते हैं। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, बहुत सारी हीट है, लोग पूछ लेते हैं कि बताइए दोनों सब में क्या डिफरेंस है। मैं आपको एक एक चीज करके क्लियर करूंगा। फिलहाल हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट। तो हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट किससे दिखाते हैं, सी से। अब समझिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम पानी है, मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम पानी है और पानी का आपने बर्तन लिया घर में, उसमें 1 किलो पानी ले लिया। अब 1 किलोग्राम पानी, मान लीजिए जो आपके पानी का टेम्परेचर है मान लीजिए वो 27 डिग्री सेल्सियस है। आपके पास 1 किलोग्राम पानी है बर्तन में, 1 केजी पानी है, 1 केजी पानी है और 1 केजी वाटर है आपके पास, और मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है और बढ़ा के करना है 28 डिग्री सेल्सियस। कितना करना है बढ़ा के, 28 डिग्री सेल्सियस। तो कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री। कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री। 27 से 28 तक आपको आना है। तो कैसे आओगे, हवा में उड़ के आओगे, नहीं, क्या करोगे, गैस जलाओगे, बर्नर पे पानी को रखोगे और पानी को गर्म करोगे। पानी का टेम्परेचर ध्यान रखिए कितना है, 27, आपको कहां तक आना है, 28, ठीक है। मतलब आपको 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, पानी को गर्म करना पड़ेगा। तो जितनी हीट पानी को दोगे, 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई करोगे उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्लियर। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज मतलब बढ़ाना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, पानी हो सकता है, चाहे जो भी हो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। यूनिट मास का मतलब 1 किलोग्राम, 1 केजी, 1 ग्राम या 1 क्विंटल, जो भी ले लो। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, थ्रू 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस या 1 डिग्री सेल्सियस मान लो। किसी भी पदार्थ का या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास, मैंने आपको बताया पानी 1 किलोग्राम पानी है, चाहे 27 से 28 बढ़ाओ, 14 से 15 बढ़ाओ, 20 से 21 बढ़ाओ, 1 डिग्री आपको बढ़ाना है। जितनी हीट आप सप्लाई करोगे उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्लियर। अब ये स्पेसिफिक हीट 2 तरह की होती है। ये जो स्पेसिफिक हीट होती है ये 2 तरह की होती है। कैसे, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या है, देखिए, किसी एक यूनिट मास का टेम्परेचर, किसी एक यूनिट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और अगर यही काम आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर यही काम आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब किसी एक यूनिट सब्सटेंस का टेम्परेचर
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और किसी 1 यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम दिखाते हैं CV से, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम दिखाते हैं CP से। CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और CV का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना देखना है कि हीट क्या होती है। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कहां से फ्लो होगी? हायर से लोअर। अब हीट क्या होती है? हीट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। C क्या है? स्पेसिफिक हीट। कितने तरह की होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। डिफाइन कैसे करते हैं? 1 यूनिट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट दे दोगे वही क्या है? स्पेसिफिक हीट। अगर ये काम आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे तो CV, कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो CP। इतना हमने आज देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उनके बारे में डिटेल देखेंगे कि CP CV होता क्या है एक्चुअली, और ज्यादा कौन होता है, कम कौन होता है। ठीक है, ज्यादा कौन होता है, कम कौन होता है, CP ज्यादा होता है, CV ज्यादा होता है, दोनों का रेशियो इसको क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और हमने एक और चीज पढ़नी है। क्या पढ़ना है हमें? एक चीज हमने और बोला था पढ़ने के लिए, क्या? चार्ल्स लॉ की एक ब्यूटी। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ चार्ल्स लॉ? और ये मैं आपको बताऊंगा, और यहां से मैं आपको रिलेट करूंगा किससे? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, लेकिन कल के लेक्चर में। ठीक है, तो कल हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? CP और CV के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। चार्ल्स लॉ के बारे में एक ब्यूटीफुल चीज डिस्कस करेंगे कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है, और चार्ल्स लॉ जो कहता है उससे हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वहां से स्टार्ट करेंगे अपनी चीजों को। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए, प्रॉपर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।